Good morning, everyone, and welcome to today's video session presented by the Vandevi Higher Secondary School. Today, we will discuss our second chapter Civics Federalism. What is federalism? System of government in which power is divided among central authority and constituent units. मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे पावर को जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या उसकी जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनमें आगे डिवाइड किया गया हो। पावर को एक जगह कंसंट्रेट करके नहीं बल्कि उसको पावर को आगे शेयर किया गया हो, डिवाइड किया गया हो, उसको कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम जो प्रीवियस चैप्टर में हमने दो एग्जांपल पढ़े थे, बेल्जियम मॉडल और श्रीलंकन मॉडल, उसको याद करते हैं, उसको रिकॉल द एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। क्या पढ़ा था उसमें हमने बेल्जियम के मॉडल में पढ़ा था कि बेल्जियम में जो गवर्नमेंट बनी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी एक अलग से, और साथ में जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग थे वहाँ पर इक्वल दोनों के जो मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने, और ताकि कोई भी डिस्प्यूट जो है वो आगे क्रिएट ना हो जब भी लॉ बनाने का काम हो। तो और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें भी दोनों फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के मेंबर जो थे वो इक्वल थी, ताकि कोई भी अगर कल्चर से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, चाहे कोई कंट्री के लिए लॉ बनाने का मुद्दा हो, वहाँ पे कहीं भी कोई भेदभाव ना हो। तो इस तरह से दोनों कम्युनिटी के मेंबर जो थे वो बराबर थे। अब दूसरा एग्जांपल था, इसका मतलब था कि वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, फेडरलिज्म जो था वो प्रॉपर तरीके से किया गया था, पावर शेयर जो थी वो प्रॉपर तरीके से हुई थी। नेक्स्ट था श्रीलंका का एग्जांपल। श्रीलंका में हमने देखा कि सिनाला सुप्रीमेसी थी। सिनाला स्पीकिंग जो लोग थे वो 54% से भी अबव थे, और इसीलिए उन्होंने जो है अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट किया, और जो माइनॉरिटी में लोग थे उनको कोई हक वगैरह नहीं दिए। तो इस तरह से वहाँ पे पावर का डिवीज़न जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए यहाँ वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो यूनिटरी गवर्नमेंट थी। और जो बेल्जियम का एग्जांपल है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अब एक यूनिटरी और फेडरल का क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि व्हाट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो जैसे हमने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, आगे स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है, आगे लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। जरूरी नहीं है लोकल गवर्नमेंट हर जगह हो। जैसे इंडिया में भी ये लोकल गवर्नमेंट जो थी वो 92 में 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था उसमें लोकल गवर्नमेंट जो थी वो ऐड की गई थी। वैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही थी, तो उससे पहले कुछ एक स्टेट में था। तो आगे ज़रूरी नहीं है वर्ल्ड की हर कंट्री में जहाँ पे फेडरलिज्म हो वहाँ पे ये तीनों गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत जगह हैं। अगला है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है कि एक ही सिस्टम, सिंगल सिस्टम, या फिर आइदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट। अगर इसकी सब यूनिट्स हैं भी, लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे हैं भी, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सबॉर्डिनेट हैं। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द लोकल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो लोकल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए भी लॉ पास करेगी, या जो भी वो ऑर्डर देगी वो उनको मानना होता है। मतलब जैसे जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट फ्री होती है, फ्रीडम होती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से अपना जो है वो जो गवर्नमेंट का दायरा उनको मिला होता है, जो काम उनके अपने दायरे में आते हैं वो अपने अपने तरीके से फ्रीडम फ्री होकर करती है। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम करती है। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये फ्रीडम नहीं होती। वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी ऑर्डर वही जो है वो सब जगह माना जाता है। अब आ गया फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की फीचर्स क्या हैं, क्या विशेषता है इसकी फेडरलिज्म की। पहला है देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल हैं, गवर्नमेंट के टीयर्स हैं दो या दो से ज़्यादा, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे भी लोकल गवर्नमेंट को भी आगे जिला परिषद और उस तरह से ब्लॉक समिति, पंचायत और ग्राम सभा जैसी नीचे बहुत सारी यूनिट्स हैं उनमें डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह की मतलब कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं आगे। नेक्स्ट है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर्स हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। अब ये कह रहा है कि एक ही सिटीजन को
डिफरेंट डिफरेंट लेवल जो है गवर्नमेंट के वो एक ही सिटीजन को गवर्न करते हैं। जैसे कि हम सब के पास जो है वो डुअल सिटीजनशिप होती है। एक तो अपने स्टेट के नागरिक होते हैं हम, जैसे जिस भी स्टेट के हैं, जैसे इधर हम JNK के हैं तो हम JNK के नागरिक हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे इंडिया के भी हम सिटीजन हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो भी हम सब सिटीजन के लिए बनाएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वो भी हमारे लिए बनाएगी। लेकिन कह रहा कि बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन, लेकिन हर एक जो लेवल है, हर एक जो टीयर है गवर्नमेंट का, उसका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। अब जुरिस्डिक्शन क्या मतलब हुआ? जुरिस्डिक्शन मतलब अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी हद है, यानी कि जो काम है वो डिवाइड किए गए हैं। कौन से काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने हैं, कौन से काम स्टेट गवर्नमेंट ने करने हैं, ये सब जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पूरा मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट के ये काम है, लोकल गवर्नमेंट के ये काम है। नेक्स्ट है आपका द jurisdiction of respective levels of government are specified in the constitution। अब ये कौन डिसाइड करता है कि किसके क्या क्या काम है, कहाँ लिखे हुए, किसको पता है? तो ये जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली मेंशन किए गए हैं कि ये काम जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है, और ये काम जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं। तो ये सब हमारे प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आगे इनको डिटेल में समझने के लिए अभी हम स्टेट गवर्नमेंट आगे जो जिस तरह से इसको किया जाता है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में आगे इसको लिस्टेड किया गया होता है काम को कि कौन क्या क्या काम करता है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन जब करेंगे हम चैप्टर में आगे तो आपको प्रॉपरली डिस्कस समझ आ जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या काम है। जैसे अगर ऐसे जनरली हम बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में आते हैं, जैसे डिफेंस अफेयर या फॉरेन अफेयर, जो भी मैटर होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी। वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसीजन ले सकती कि जैसे यहाँ पे JNK जो है वो ये डिसीजन नहीं ले सकता कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लाइन में क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इस मैटर को, फॉरेन ट्रेड के मैटर को। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर का मैटर है या इरिगेशन के कोई मैटर है या पुलिस फोर्स जो है वो उसके बारे में कोई भी डिसीजन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलेटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये करना है, तो उस चीज़ को कोई भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी स्टेट के राइट्स को ऐसे नहीं हटा सकती, और उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो किया गया प्रोविज़न है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किया गया प्रोविज़न है, उसको मना नहीं कर सकती कोई भी स्टेट की ये हमने नहीं करना है। यानी कि जो भी काम इलीगल तरीके से हुआ हो उसको हटाया जा सकता है। और जो दोनों ही, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ पास करती है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी उसको पास करेगी, उसके बाद वो माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई डिस्प्यूट बीच में हो जाता है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बना देती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है, या इस तरह से कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो अब कौन इंटरप्रेट करेगा उस मुद्दे को? तो उसको देखेगा कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो फिर हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो उसको देखेगा कि ये काम जो हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। तो ये कुछ फीचर थी फेडरलिज्म की। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी फेडरलिज्म की टाइप्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।